पठान बड़े जालिम होते हैं और हम कभी भी उसके इलाके में घूमने के लिए नहीं जाएंगे। मैंने अपनी बेगम और अपने बच्चों को यह बताया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेगम और बच्चे इस बात पर बजिद थे कि नहीं, इस बार हम पठानों के इलाके स्वात में जाएंगे और वहां पे घूमेंगे। उसके बावजूद भी नासिर का कहना है कि हमने अपनी तैयारियां पकड़ ली और सारी तैयारियां कर ली और गाड़ी में बैठ गए। लाहौर से इस्लामाबाद तक हमने सफर कर लिया, इस्लामाबाद के अंदर हमने स्टे कर लिया और उसके बाद ही सुबह होती ही इस्लामाबाद से हम स्वात की तरफ निकल पड़े। मैंने ऑलरेडी अपने बेगम और अपने बच्चों को बताया था कि पठान बड़े जालिम होते हैं, पठान बड़े हैवान होते हैं और जब भी उसके पंजे में कोई इंसान आता है तो वो इंसान को जिंदा खा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी बेगम और मेरे बच्चों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही हमने इस्लामाबाद से स्वात का सफर शुरू कर दिया तो कुछ टाइम के बाद हम स्वात के अंदर दाखिल हो गए। स्वात के अंदर ही हमारा सफर जारी था कि इस दौरान स्वात के एक सुनसान इलाके में हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। नासिर का कहना है कि बाकी जगहों पे आप जाते हैं तो वहां पे कोई हेल्पलाइन नंबर होता है, लेकिन हम स्वात के एक ऐसी इलाके में मौजूद थे जहां पे कोई भी हेल्पलाइन नंबर मौजूद नहीं था, ना ही इंटरनेट ना ही सिग्नल मोबाइल पर आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि मेरे साथ मेरी बेगम भी थी और बच्चे भी थे। मैंने अपनी बीवी को वहां पे खास सुना दिया और उसे बहुत ज्यादा डांटा और मैंने कई दफा उसको कहा कि मैंने आपको बताया था कि हम पठानों के इलाके में नहीं जाएंगे, वहां पे खतरा होता है, पठान बड़े जालिम होते हैं, पठान बड़े हैवान होते हैं। लेकिन मेरी बीवी फिर भी मुझे कह रही थी कि आप तसल्ली रखो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा मदद करने के लिए। उसके बाद नासिर का कहना था कि हमने 3 घंटे इंतजार किया और इस दौरान हमारे ऊपर इसी स्वात के इलाके में सुनसान रात हो गई और हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करेंगे। उसके बाद जैसी रात होने लगी, सुनसान जगह थी, बिल्कुल भी समझ हमें नहीं आ रही थी। मेरे साथ बेगम भी थे, बच्चे भी थे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था और फिर इस इलाके से भी मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस होने लगा क्योंकि मैंने हमेशा यही सुना था कि पठान बड़े जालिम लोग होते हैं, पठान बड़े हैवान होते हैं और वो इंसानों को जिंदा खाते हैं। उस दौरान नासिर का कहना था कि रात का अंधेरा है, हम रोड के साइड पे खड़े हैं, बाइक पे 2 लोग आ जाते हैं और वो डायरेक्ट बाइक को हमारे सामने रोक देते हैं। मैं जैसे उसको देखता हूं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, बहुत ज्यादा डरने लग जाता हूं। लेकिन जब मैंने देखा बाइक जो चला रहा था वो उनका बेटा था, पीछे जो उनके पीछे बैठा हुआ था उनका फादर था। वो हमारे पास तशरीफ लाते हैं और हमसे पूछते हैं कि क्या मसला है। हम इसी तरीके से सारा मसला उनके सामने रख देते हैं और उसको बताते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है। और मेरा जो चेहरा था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। पहले वो इंसान मुझे बताता है कि आपके चेहरे पे खौफ की अलामत है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पे आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ बेगम है, बच्चे हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा। उसके बाद नासिर का कहना था कि इसी शख्स ने एक गाड़ी मंगवा ली और उसने कहा कि आप और अपनी फैमिली को इस गाड़ी के अंदर बिठा दो, वहां पे मेरा हुजरा है, उस पे वो शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही आप हुजरे पे पहुंचोगे तो वहां पे अपनी फैमिली को मेरे घर के अंदर दाखिल कर दो और आप हुजरे के अंदर बैठ जाओ, मैं आपके पीछे आपकी गाड़ी को लेके आता हूं। उसके बाद नासिर का कहना था कि मैं फिर भी शदीद परेशान था, बहुत ज्यादा मुश्किल में था और बहुत ज्यादा डर था कि हम एक ऐसी इलाके में आ चुका है जो बहुत ज्यादा बदनाम है। उसके बावजूद भी नासिर का कहना था कि जब उसने गाड़ी मंगवाई तो मैंने अपनी बेगम और अपने बच्चों को गाड़ी से उतारा और उस गाड़ी में बिठा दिया और हम रवाना हो गए। जैसे ही हम उसके हुजरे पहुंचे तो मैं हुजरे में बैठने लगा और मैंने अपनी बेगम और बच्चों को उसके घर के अंदर दाखिल कर दिया। फिर यहाँ पे हुजरे के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, उसने मुझे गले लगा लिया, उसने एहतराम आदाब के साथ मेरे साथ बातचीत शुरू की और इनमें से एक शख्स मुझे बोल रहा है कि ये स्वात का इलाका है, ये पठानों का इलाका है, यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम ही आपकी सेफ्टी हैं, हम ही आपके देखभाल करते हैं, यानी अल्लाह के बाद हम ही आपका देखभाल करते हैं। और उसके बाद ही नासिर का कहना था कि मुझे थोड़ी सी तसल्ली मिल गई और इस दौरान मेरी गाड़ी भी हुजरे पर पहुंच गई और उस शख्स ने मुझे कहा कि आप लोग ऐसा करो, सारी रात आप लोग इस जगह पे मेरे साथ गुजारो, वहां पे आपकी फैमिली मेरे घर के अंदर मौजूद है, महफूज है, किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। और जो गाड़ी का मिस्त्री है, मैकेनिक है, वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, आपकी गाड़ी रेडी कर देगा, जैसे ही सुबह होता है निकल जाओ, स्वाद घूमो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नासिर का कहना है कि रातों रात मैकेनिक पहुंच गया, वो मेरी गाड़ी पे लग गया और इस दौरान
اس نے اتنا بڑا کھانے کا انتظام کیا تھا کہ بالکل میری سوچ ہی نہیں مان رہا تھا کہ اتنے بڑے کھانے کا انتظام، اور وہ بھی ہمارے لیے، نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان، کچھ بھی نہیں، اور بس اتنا بڑا کھانے کا انتظام۔ اس کے بعد ناصر کا کہنا ہے کہ تب جا کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ مہمان نواز قوم ہے، واقعی یہ سچے لوگ ہیں، اور اس کو فضول میں دنیا میں بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناصر کا کہنا ہے کہ جیسی صبح ہو گئی، ہماری گاڑی ریڈی تھی، ناشتہ بھی ان لوگوں نے اچھا خاصا کھلایا، اچھی خاصی بات چیت ہوئی، بڑے مزے کی بات چیت ہوئی، بڑی مہمان نوازی دی۔ صبح ہو گئی، ہم گاڑی میں بیٹھنے لگے، میری بیگم بھی نکل گئی، بچے بھی نکل گئے، اور اس کے بعد ہم نے آگے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد ناصر کا کہنا ہے کہ میری بیگم پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ رو رہی ہے۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ خونخوار ہوتے ہیں، یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، یہ لوگ اسی طریقے سے انسانوں کو زندہ کھاتے ہیں، یہ تو ویسے نہیں نکلے۔ اس کے بعد ناصر کا کہنا تھا کہ پھر میں اپنی بیگم کے ساتھ ہی گاڑی میں رونے لگا، اور بچوں کے ساتھ بھی یعنی بچے جو تھے وہ بھی رونے لگے۔ ناصر کا کہنا تھا کہ میری بیگم نے مجھے بتایا کہ جب میں اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئی تو اس نے مجھے اتنی مہمان نوازی دی، اور میرے بچے جو تھے وہ سارے کے سارے اس نے گلوں کے ساتھ لگا لیے، اور ساری رات وہ میرے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ اس کے بیگم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جیسی صبح ہو گئی تو ان لوگوں نے، یعنی گھر کے اندر جو ان کے خواتین تھے، تمام تر خواتین نے میرے بچوں کو تیار کیا، ان کو صاف کپڑے پہنائے، ان کی کنگنی بھی کروا دی، اور اچھا خاصا اسپرے لگا لیا، اور مجھے کہا کہ آنٹی آپ کے بچے مکمل طور پر ریڈی ہیں۔ اس کے بعد ناصر کا کہنا تھا کہ پھر میری بیگم اور بچے سب گاڑی میں رونے لگے، اور آج ناصر نے یہ پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میں پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لوگ سمجھتے ہو کہ پٹھان بڑے ظالم ہوتے ہیں، پٹھان حیوان ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پٹھانوں جیسا مہمان نواز قوم اس دنیا پر آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ ناصر نے کہا ہے کہ اگر اس دنیا میں خوبصورت قوم کوئی موجود ہے تو وہ پٹھان ہے، جو انسانوں کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، نہ کسی مذہب کو دیکھتا ہے، نہ کسی قوم کو دیکھتا ہے، نہ کسی تہذیب کو دیکھتا ہے، بس وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں، اور بس مہمان نوازی کی بنیاد پر وہ آپ کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی خوبصورت قوم موجود ہے جو اس وقت پوری دنیا میں خوبصورت ہو تو وہ صرف پٹھان ہے۔ بہرحال آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کرو جہاں پہ بھی وہ خوش رہو۔ اللہ حافظ۔